ये बच्चों आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है? यस मैम, हो गई है शेयर। अच्छा बच्चों, अब जो है आज का जो हमारा कोर्स कंटेंट जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है हमारा। तो जो आप लोगों ने असाइनमेंट अपनी की होगी उसके अंदर आप लोगों को अलाइनमेंट की डिस्प्ले फ्लेक्स पे ज़रा जो मुश्किलात हुई होंगी उसको जो है आज हम हैंडल करेंगे। तो हम जो है वो दुआ से शुरू करते हैं। रब्बी हबली हुक्मम वल हिक्नी बिस्सॉलिहीन। इसका तर्जुमा है कि मेरे रब मुझे हिकमत अता कर और मुझे उनमें से मिला जो तेरे साथ कुर्ब के लायक बंदे हैं। तो उसके आगे जो है वो है वजअल्ली लिसाना सिद्किम फिल आखिरीन। और मेरे आने वाले बाद लोगों में मेरी अच्छी शोहरत रख। और उसके बाद है वजइल्नी मिन वरासतिन जन्नतिन नाईम। और मुझे उनमें से कर दे दो जो चैन के बागों के वारिस हैं। तो ये जो दुआ है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। इन्होंने अल्लाह ताला से जो थी ये दुआ की थी। इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं जो स्पेशल हैं। वो ये कि एक तो उन्होंने सबसे पहले दुआ की है कि मुझे हिकमत अता कर। हुक्मन का मतलब है हिकमत अता कर। अब हिकमत का मतलब ये है कि आप जो है वो समझदारी वाली बात करें, आपके पास इल्म हो, उसको जो है वो हम कहते हैं कि हिकमत है। और फिर उसके बाद उन्होंने दुआ की कि जो मेरे बाद आने वाले लोग हैं उनमें मेरी अच्छी शोहरत रख। तो अब ये वाली जो उनकी दुआ है वो अल्लाह ताला ने जो कबूल की है उसमें यह है कि अब जो हमारे हैं मुस्लिम्स हैं और उसके अलावा ज्यूज़ हैं और जो क्रिश्चियंस हैं वो सारे जो हैं वो हज़रत इब्राहीम को अपना एंसेस्टर जो है उनके हैं। और ये जो है ना हमारा पूरा एक जो छोटा सा ना ये ट्री बताया हुआ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे हज़रत इस्माइल उनकी जनरेशन से जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो जो सारी मुस्लिम हमारी जो है वो अब के लोग ये सारे जो हैं वो हज़रत इब्राहीम की जनरेशन में से हैं। और फिर हज़रत इब्राहीम के एक और जो बेटे हज़रत इसहाक थे उनकी जनरेशन में से हज़रत मूसा और हज़रत ईसा। तो अब हज़रत मूसा की जो वो आगे सारे जिन मानते हैं वो सारे जूइश ट्रेडिशन। और जो हज़रत ईसा हैं उनसे आगे जो है वो क्रिश्चियन ट्रेडिशन। तो जितने भी अब इस टाइम पे लोग हैं उन सारों के जो एंसेस्टर हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये इतनी जो है अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की है कि क़यामत तक जो है वो जितने भी हमारे ये हैं जूइश हैं क्रिश्चियंस हैं वो सारे जो हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जानते हैं। और हम लोग जो हैं वो बड़ी ईद भी जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत को पूरा करते हुए कुर्बानी करते हैं। तो इसलिए जो है वो हम लोगों को इतना लॉन्ग टर्म पे जो है वो नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन हम जो भी दुआ करते हैं उसके इतने लॉन्ग टर्म जो है वो हमारे पास अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है वो अल्लाह ताला से जितनी हम मैक्सिमम दुआएं कर सकते हैं उतनी हमें करनी चाहिए। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं अपने कंटेंट पे जो हम लोगों ने फर्दर आगे करना है। तो हमारा बूटस्ट्रैप से पहले जो है वो हम अपनी डिस्कशन कर लेते हैं सॉल्यूशन की, जो हमने कल किया था। सॉल्यूशन वैसे आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया हुआ है हमने, उसके ऊपर व्हाट्सएप पे भी कर दिया था। तो एक दफ़ा हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन को हम यहीं से डिस्कस करते हैं इंस्पेक्ट पे जाके। यहाँ पे जो है वो अब अगर हम देखें ये हमारा जो हेडर था उसके ऊपर जो हमने स्टाइल्स अपने अप्लाई किए हैं, तो मैं सिर्फ हेडर के ऊपर देख ले, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से हमने स्टाइल्स अप्लाई किए हैं। हेडर के ऊपर हमने जो है ना वो डिस्प्ले फ्लेक्स किया है। ठीक है, अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स ख़त्म करते हैं तो वो आपकी लाइन बाय लाइन जो है वो सारी चीज़ें शो हो जाती हैं। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने की वजह से वो हमने सेट किया और हमने स्पेस बिटवीन कर दिया। इसका मतलब ये है कि कुछ कंटेंट जो है वो हम शुरू में और कुछ जो है वो आगे लेके जा रहे हैं। तो बाकी अलाइन आइटम्स की हुई हैं जिसमें हम जो है वो अगर सेंटर नहीं करते तो हमारा डाटा इस तरह शो होता है। तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो हमने कल पढ़ी थी, उन्हीं को यूज़ करते हुए हमने जो है इसको इम्प्लीमेंट किया है। फिर अगर मेन के अंदर आ जाए कि मेन में हमने कौन कौन से स्टाइल्स अप्लाई किए हैं, तो एक जो स्टाइल हमने अप्लाई किया हुआ है वो यहाँ पे स्टैटिक के साथ है। उसके अंदर हमने मार्जिन और पैडिंग 0 रखा हुआ है। अगर हम इसको ख़त्म करते हैं तो ये देखें कि जो आपका ओवरऑल पेज है
उसका जो मार्जिन है वो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इस पे फायरफॉक्स पे जो है वो अप्लाई हुआ हुआ था, तो इसलिए हमने स्टैटिक लगा के, इसका मतलब है कि हर चीज़ के ऊपर जो है वो मार्जिन 0 कर दो, तो ये जो है फिर आपका मार्जिन और पैडिंग जो है वो हमने 0 की हुई है। तो ये कंसिस्टेंट रखने के लिए कि हर स्टार्टिंग से जो है वो हमारा स्टाइल लगना स्टार्ट हो। फिर उसके बाद बीच में हमारे पास जो है यहाँ पे ये सिंपल से ही हमने टेक्स्ट अलाइन किया हुआ है, फॉन्ट सेट किया हुआ है, मार्जिन सेट किया हुआ है। तो जो हमारा यहाँ पे इमेजेस हैं उसको देख लेते हैं। ये हमारी इमेजेस की क्लास आ गई। इमेजेस के अंदर भी हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है। अगर इसको ख़त्म करते हैं तो फिर आपके लाइन बाय लाइन जो इमेजेस हैं वो आ जाएंगे। अभी के केस में हमने जो है वो अलाइनमेंट उसकी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली के साथ किया हुआ है। तो अगर नहीं करते तो स्टार्टिंग पे चले जाते हैं, ये हमने पूरे बीच में करने के लिए। बाकी इसकी जो इमेजेस की क्लास थी इसके ऊपर हमने जो है वो फर्दर जो इफेक्ट लगाया हुआ है वो होवर का इफेक्ट लगाया हुआ है। तो ये भी हमने इमेजेस के अंदर ही स्टाइल अप्लाई किया हुआ है। उसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट्स के ऊपर चले जाते हैं तो इधर जो हमने स्टाइल अप्लाई किया है इसके ऊपर मेन के ऊपर, ये हमारा प्रोडक्ट्स का टेबल है, उसको भी हमने डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ सेंटर में अलाइन किया है, तो ये आपका इस तरह से सेंटर में शो हो रहा है। और जो आपका लॉगिन पेज है उसके ऊपर आपका जो है हेडर के ऊपर और फुटर के ऊपर सेम हमने स्टाइल अप्लाई किया हुआ है। और जो बीच में है हमने यहाँ पे माय फॉर्म का क्लास बना के उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है। तो माय फॉर्म के अंदर हमने विड्थ, मार्जिन और पैडिंग वगैरह जो है वो सेट की है। तो इसके अंदर जो आपका बॉर्डर रेडियस है उसको 5 पिक्सल किया है। अगर नहीं करते तो आपका जो है वो टोटल चौरस के अंदर आ रहा है, और अगर हम उसका बॉर्डर रेडियस अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ा सा जो है वो साइडों पे राउंडेड शेप में आपके पास हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो थी वो कवर की थी, उसको आप यूज़ करके जितना एफिशिएंट अपना बना सकते हो वो आप बनाओगे। ठीक है, अब इसमें ये है कि CSS में हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि फ्लेक्स सेट करना है, उसको सेंट्रली लाइन करेंगे, इवन करेंगे, तो स्टाइलिंग जो है ना वो हमारे लिए अगर हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए जो है वो हमारे पास बूटस्ट्रैप की जो है वो आपके पास अवेलेबल है। इसको हम बोलते हैं कि बूटस्ट्रैप जो है वो आपके पास CSS का फ्रेमवर्क है। अब इसके अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर क्या क्या कुछ है आपके पास, बूटस्ट्रैप जो है वो आपको कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स जो है वो देता है, जो वो खुद ही उसने, अगर आप बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करोगे तो वो स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड पे वो प्री डिफाइंड CSS क्लासेस आप दे देता है। इसका मतलब ये है कि जितनी हमने यहाँ पे अपनी खुद की स्टाइल्स के अंदर जाके क्लासेस बनाई थी, जो हमने डॉट के साथ बनाई है अपनी ये सारी क्लासेस, तो वो क्या करता है उसने कुछ उसको जो बूटस्ट्रैप के अंदर उन्होंने जो देखा कि आपको मोस्टली यूज़ करनी पड़ेंगी क्लासेस, वो उन्होंने पहले से उनकी क्लासेस सेट करके आपके लिए अवेलेबल कर दी हैं। आप सिर्फ उसकी क्लास को इंक्लूड करो तो वो वाला स्टाइल आपके पास अप्लाई हो जाएगा। और जो बूटस्ट्रैप की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसका ग्रेड सिस्टम है। ठीक है, तो हम इसको तीनों चीज़ों को वन बाय वन देखेंगे। तो उसको अब बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, या हम कहते हैं बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, उसको हम देखते हैं। आपको सबसे पहला जो काम करना है वो आपके पास यहाँ पे जाते हो आप और आप बूटस्ट्रैप लिखते हो, तो उसका जो है वो आपके पास वेबसाइट है getbootstrap.com की। ठीक है, तो ये उन्होंने पब्लिकली अवेलेबल की हुई है आपके पास CSS फ्रेमवर्क। इसको आपने जो है सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे चले जाओ। तो हमने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपने इसका जो बटन है वो जब प्रेस किया तो आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। इस टाइम पे जो बूटस्ट्रैप का आपके पास वर्जन है वो 5.3.2 है। इसके वर्जन्स अपडेट होते जाते हैं। उसमें ये कि क्लासेस कुछ चेंज हो जाएंगी, उनमें स्टाइल्स जो है वो थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। तो अभी इसका करंट वर्जन ये चल रहा है। हमने इसको स्टार्ट डाउनलोड किया तो आपके पास जो है वो डाउनलोड हो गया होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप डाउनलोड हो गया हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसके जो आपके पास पड़ी हुई है इसके अंदर दो फोल्डर्स हैं, एक CSS का फोल्डर है, एक आपका JS का फोल्डर है। JS जो है वो जावास्क्रिप्ट है, इसके ऊपर हम बाद में भी बात करेंगे।
अभी आपने सिंपली क्या करना है, ये जो फाइल आपके पास डाउनलोड हुई है आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, और एक्सट्रैक्ट करके जो हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने बनाया हुआ था यहाँ पे वेब फोर्स डेवलपमेंट, और अभी जो है वो हम CSS के ऊपर हैं, तो यहाँ पे जाके मैंने इसके स्टैटिक के अंदर क्योंकि हम सारी जितनी भी फाइल्स हैं वो स्टैटिक में रख रहे हैं, तो मैंने स्टैटिक का फोल्डर सेलेक्ट किया और मैंने कहा है कि सारी मेरी जो चीज़ें हैं वो इसमें एक्सट्रैक्ट कर दो। तो ये 2 फोल्डर्स जो हैं वो मेरे पास उसके अंदर आ जाएंगे। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, अगर इसको ओपन रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर कर लें तो ये हमारे पास फोल्डर खुल गया। एक स्टेप इसका पीछे आ जाते हैं, यहाँ पे आपके पास जो स्टैटिक का फोल्डर है इसके अंदर अब आपके पास CSS का फोल्डर और JS का फोल्डर आ गया है। ठीक है, तो अब जो हम CSS का फोल्डर खोलते हैं तो ये सारी बूटस्ट्रैप की जो फाइल्स हैं वो उसने हमें डाउनलोड करके दे दी हैं। ठीक है, ये हमारी जो लास्ट पे फाइल पड़ी हुई है style.css, ये हमने खुद बनाई है, बाकी सारी जो फाइल्स हैं वो हमारे पास डाउनलोड होके आई हैं। उसी तरह हमारे पास जो यहाँ पे JS का फोल्डर आया है उसके अंदर भी बूटस्ट्रैप की कुछ फाइल्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हो गई हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो कि जो CSS के अंदर आपकी जितनी भी फाइल्स हैं उन सारों की एक्सटेंशन यहाँ पे आपके पास .css है। इसका मतलब है कि ये आपके पास CSS से ही रिलेटेड काम हो रहा है इसके अंदर, और उन्होंने पहले से आपकी क्लासेस बना के दी होंगी। तो अब हमें जो उसमें से यूज़ करना है, हमें इसमें से यहाँ पे अब हम जाते हैं, एक सिर्फ हमें फाइल इंक्लूड करनी है अपने पास। तो हम अपने फर्स्ट पेज पे चले जाते हैं index.html पे, और पिछली तरह की तरह हम ये वाला सारा कुछ अभी इसमें से जो है वो रिमूव कर देते हैं ताकि हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर निकल आएँ। बॉडी हमने खाली कर ली है। तो अब जब हमें ये वाला जो स्टाइल था ये हमने अपने पास इंक्लूड किया हुआ है CSS का, जो हमने खुद फाइल बनाई थी। तो अब हम जो अपने पास फाइल इंक्लूड करना चाहते हैं वो सेम उसी पैटर्न पे हम उसको इंक्लूड करेंगे। हमने उसको लिखा रेलेवेंट कौन सा, हमारी वो भी स्टाइल शीट ही है जो हमने इंक्लूड करनी है, तो हमने स्टाइल शीट, और h रेफरेंस के अंदर हमने अब उसको बताना है अपनी वो वाली फाइल का जो हमने डाउनलोड की है बूटस्ट्रैप की फाइल। तो हम गए स्टैटिक के अंदर, यहाँ से CSS के अंदर गए, और ये आपके पास सारी फाइल जो हैं उसकी पड़ी हुई हैं। इसमें से हमने जो इंक्लूड करनी है वो आपके पास bootstrap.min.css, ये हमने फाइल को इंक्लूड कर लेना है। इसको इंक्लूड करके हमने अपना लिंक जो है वो बंद कर लिया। सिर्फ इतना सा हमने काम किया है, और ये जो आपकी bootstrap.min.css है इसको हमने इंक्लूड कर लिया है। अब हम ये भी काम करते हैं कि ये वाली फ़ाइल को खोल के देख लेते हैं कि इस फाइल के अंदर हमारे पास कोड क्या है। तो ये जो है आपके पास सारे इसके ऊपर उसने वही उसी तरह की क्लासेस बनाई हुई हैं जो कि हमने अपनी कल की क्लास में बनाए थे। ठीक है, तो इसको जो है वो अलाइनमेंट आपकी अभी सेम चीज़ ही है, वो थोड़ा सा मिन का मतलब होता है उसने कंप्रेस्ड किया हुआ है। अगर मैं bootstrap.css खोलती हूँ तो यहाँ पे जो है उसकी अलाइनमेंट ज़्यादा बेहतर है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये उसने अपने पास, ये देखें कि उसने बॉडी के टैग के ऊपर ये फॉन्ट अप्लाई किया हुआ है जिसका हम कह रहे थे कि प्री डिफाइंड जो उसने अप्लाई किए हुए हैं। तो ये उसने हेडिंग्स को कुछ स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है कि ये हेडिंग्स का आपका इतना कलर होना चाहिए, और इसी तरह जो है वो हर एक की जो है वो मल्टीपल, ये जितनी भी क्लासेस उसने ना अपने पास बना के वो रखी हुई हैं, हम सिर्फ इन क्लासेस को कॉल करेंगे और हमारी जो है वो अलाइनमेंट जो है वो सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब हम उस कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर निकल आए हैं कि ये जो हमने अपनी इस तरह की क्लासेस बनाई थी वो मोस्टली क्लासेस अब हमें जो है वो बनी हुई मिल जाएंगी। अब उसके साथ आपने क्या करना है, एक ये वाली फाइल इंक्लूड करनी है और एक और आपने फाइल इंक्लूड करनी है। ठीक है, वो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल। उसको जो है वो भी हम जो है वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि वो क्या है, उसको जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो तब हमें पता चल जाएगा। अभी सिंपली आपने ये करना है कि बॉडी के बिल्कुल एंड पे आपने स्क्रिप्ट के टैग के अंदर एक सोर्स जो है वो इंक्लूड करना है, और सोर्स जो है वो आपका स्टैटिक के अंदर JS के अंदर जाके उसी तरह जिस तरह हमने bootstrap.min.css की इंक्लूड की थी उसी तरह हमने bootstrap.min.js को इंक्लूड कर लिया है। तो सिर्फ हमने ये वाला काम करना है। एक हमने यहाँ पे अपने पास bootstrap.min.css को इंक्लूड किया हेड के टैग के अंदर, और बॉडी में एंड पे जाके हमने इसकी जो .js फाइल जो थी उसको इंक्लूड कर लिया है। अब जब हम इसको इंक्लूड करेंगे तो हम यहाँ पे जो आपके पास अवेलेबल
सारे हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जितनी भी क्लासेस बनी हुई हैं उन सारों को हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम कोई भी इसकी क्लास को देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस हैं जो हमारे पास मोस्टली हम जिनको अभी हमने काम किए हुए हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे अपने पास एक कार्ड को देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट क्लासेस हैं, आप इसको वन बाय वन देखोगे। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये उन्होंने पहले से आपको जो है ना वो सारा छोटे छोटे से जो है ना चंक्स में HTML के कोड लिख के दिए हुए हैं, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। तो अगर हम इसको जो है सिर्फ यहाँ से कोड को कॉपी करें और हम यहाँ पे अपने पास बॉडी के अंदर आप ये भी कर सकते हो कि मेन का जिस तरह हम लिखते होते हैं, तो आपने मेन के टैग के अंदर उसको जो है वो पेस्ट कर दिया। तो अब सिर्फ मैंने कुछ भी नहीं उसके अंदर काम किया, मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पे देखें कि क्या क्या कुछ वो कर रहा है। एक उसने div का टैग है, उसमें उसने अपनी कार्ड की क्लास को इंक्लूड किया है, कुछ स्टाइलिंग उसने खुद से अप्लाई कर दिया है। उसी तरह उसने इमेज का एक टैग इंक्लूड किया है। सोर्स उसने नहीं दिया, कि वो आपको कह रहा है कि जो आप अपनी मर्जी से इसका सोर्स रखना चाहते हो वो आप रख लो। बाकी एक और div है, उसके अंदर उसने हेडिंग दी है, पैराग्राफ दिया है। एक उसने रेफरेंस पे आपके पास जो बटन है वो अप्लाई कर दिया, उसकी भी डिफरेंट क्लास अप्लाई कर दिया है। तो हम यहाँ पे सिर्फ अपना सोर्स चेंज करेंगे। अभी जो हमारे पास अवेलेबल इमेजेस हैं उनमें से कोई इमेज ढूंढ लेते हैं। लेट्स से फेसबुक का लोगो का जो इमेज था वो हमने इंक्लूड कर लिया। तो कुछ भी हमने चेंज नहीं किया। अब हम यहाँ पे जाके अपने पास चेक करते हैं और इसको जो है वो हम रिफ़्रेश कर लेते हैं होम के अंदर जाके। तो होम के अंदर जाके उसने क्या किया है कि आपका जो कार्ड है वो उसने बना के दे दिया है। अब आपकी मर्ज़ी है यहाँ पे उसका जो भी आप टाइटल रखना चाहते हो, जो टेक्स्ट देना चाहते हो, और यहाँ पे इसके आप बता सकते हो इसके ऊपर लिंक लगा के कि इसको कहाँ पे ले जाए। तो ये आपने अगर प्रोडक्ट्स अपनी शो करनी है कि ये वाली प्रोडक्ट है, कोई उसकी प्रोडक्ट का नाम है, उसकी डिटेल है, और फर्दर इसकी ओपन फर्दर डिटेल्स में अगर आप जाना चाहते हो तो इस तरह के आप जो है वो कार्ड्स अप्लाई कर सकते हो। तो इसके अंदर जो है अगर आप चेंज अपनी अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट चेंज करना चाहते हो तो हमने जो अपने पास पड़े हुए थे, तो आप इस तरह के भी विड्थ और इसकी हाइट अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कार्ड जो है कंपैरेटिवली बड़ा हो गया क्योंकि हमने उसकी विड्थ ज़्यादा कर दी है। ठीक है, तो आप इसको छोटा करना चाहते हो छोटा कर लो। तो ये जो है वो अब आपके पास एडजस्टेबल है, जितना आप अपनी उसके साइज़ के मुताबिक सेट करना चाहते हो। विड्थ हमने कम कर दी, हाइट आप इसकी कम करना चाहते हो, ज़्यादा करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो हाइट भी हमने कम कर दी। तो उस केस में ये सिर्फ आपके पास आउटर की जो है वो कम कर रहा है हाइट। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे हाइट ओवरऑल सारों की नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो है आपके पास इसके ऊपर कार्ड अप्लाई हुआ है। तो इसकी आप हाइट ऑटो कर दो तो वो उसके मुताबिक सेट कर देगा। ठीक है, जितना कंटेंट होगा उसके मुताबिक वो आपकी हाइट सेट कर देगा। कंटेंट की का आप इसका इमेज का साइज़ छोटा करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसी तरह अपने पास स्टाइल अप्लाई करके इमेज का साइज़ भी छोटा कर सकते हो। आप उसकी विड्थ कम कर दो, आप उसकी जो है वो 50 बाय 50 कर देते हैं हम। यहाँ पे जो है वो अब आपकी इसका इमेज जो है वो छोटा हो गया। तो इस तरह जो है वो आप अपनी अलाइनमेंट कर सकते हो। मोस्टली जो कोड है वो आपको बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कर देगा, बाकी जो है आप उसके मुताबिक चेंजेस कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास जो है वो डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं। हम और यहाँ पे मैम मॉडल इसमें ना जी जी एक बात समझ आई मैम, इसमें ना इन्होंने बटन कैसे अप्लाई किया हुआ है? इन्होंने बटन किस तरह अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने क्या किया है यहाँ पे कि जो आपके पास बटन का टैग है, ठीक है, ये उन्होंने क्लास बटन बनाई है। ठीक है, इसका मतलब है कि बटन की उनकी जो स्टाइलिंग है वो उन्होंने सारी सेट की हुई है और उसके ऊपर उन्होंने ए टैग लगाया हुआ है। एंकर टैग का मतलब क्या है कि हम उसको कह रहे हैं कि आप उसको किसी भी जगह पे ले जाओ। तो अगर हम यहाँ पे इसका रेफरेंस चेंज कर देते हैं और रेफरेंस चेंज करके हम इसको कह देते हैं अपने लेट से लॉगिन पेज पे ले जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वो login.html का पेज अवेलेबल है, उसका हमने रेफरेंस दिया। तो अब यहाँ पे जाके हम जब इसके बटन पे गो समवेयर पे क्लिक करेंगे तो वो हमें लॉगिन वाले पेज पे ले जाएगा।
ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि उसने स्टाइल अप्लाई किया हुआ है उसके ऊपर, बटन के ऊपर, और यहाँ पे उसने जो है वो आपके पास एंकर टैग लगाया हुआ है। तो इसके ऊपर जहाँ जहाँ का भी आप उसको एच रेफरेंस दोगे तो वो आपको वहाँ पे ले जाएगा। मैम लेकिन अभी जो हमने कोड उठाया था मैम, उसमें तो क्लास को डिफाइन नहीं किया हुआ था। मतलब क्लास की बैकएंड पे जो हुई हुई कोडिंग वो किधर है? ये जो आपकी क्लास की बैकएंड पे जो कोडिंग हुई हुई है वो आपके पास इस फाइल के अंदर है। यहाँ से हम इसको देख लेते हैं, और यहाँ पे अगर आप इसको कंट्रोल F करके BTN हमने सर्च किया, ठीक है, बहुत सारे आपके पास आ रहे हैं। एक जो स्पेसिफिक है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, BTN प्राइमरी, ये ज़्यादा नहीं होंगे आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपने सर्च किया तो ये उसने आपके पास बटन के लिए ये सारी सेटिंग्स उसने खुद ही करके दी हुई है, ठीक है। इन डिटेल अब हमें उसको देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या उसने अप्लाई किया हुआ है। दूसरा काम हम ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, इसके ऊपर ही राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें, तो यहाँ पे वो आपको बता देगा कि ये जो आपका इसके ऊपर क्या क्या स्टाइलिंग अप्लाई हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास बटन प्राइमरी के सारे स्टाइलिंग अप्लाई हुई है, और ये आपके पास बटन की सारी अप्लाई हुई है। अगर आप इसकी पैडिंग कम ख़त्म करते हो तो ये पैडिंग का कोड चेंज हो गया। फ़ॉन्ट फैमिली उसकी चेंज करते हो तो उसके मुताबिक आपका चेंज हो जाएगा, फ़ॉन्ट साइज़ कम हो जाएगा। तो ये सारे उसने जो हैं आपके पास चीज़ें सेट की हुई हैं, ठीक है। तो वो सारा आपका ही, जिस तरह CSS का कोड हमने लिखा था, उन्होंने ये 2 क्लासेस इंक्लूड की हैं इसके ऊपर, आपके एंकर टैग के ऊपर, और उसने उसको एक किस्म का बटन बना दिया है। ओके मैम, सही हो गया। ठीक है, तो इतना हमें इन डिटेल उसके जो है वो अब स्टाइलिंग के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारा काफ़ी ज़्यादा काम आसान कर दिया हुआ है। हमें मोस्टली जो चीज़ चाहिए है वो हम एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे, और हम इसकी CSS की कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर निकल आएंगे कि हमें जो है ये वाले सारे समझने की और वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसने क्या क्या कुछ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे शेडो और ये सारी चीज़ें वो सेट कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद जो है आपके पास इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे जाके अपने पास हमने कहा था कार्ड देख लिया, उसके बाद हम यहाँ पे मॉडल की बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे मॉडल चेक कर लें। तो आपका जो ये क्या करता है, अब इधर से हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स कोई भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक उसने लाइव डेमो का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो लॉन्च लाइव डेमो पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये आपके पास एक, जिस तरह हमारे पास होता है कि वो बॉक्स में आपको कह रहा है कि आप कंपल्सरी डिलीट करना है या हम कहते हैं एडिट करना, तो इस तरह का कोई भी आप मॉडल जो है वो खोल सकते हो। तो इसको अगर हम क्लोज़ करें तो ये आपके पास बंद हो जाता है। अब हमें क्या करना है, अगर हम लगाना चाहते हैं और हम कहीं पे अपनी आइटम को डिलीट करना चाहते हैं, और हम कहते हैं कि उससे पहले वो यूज़र से वेरीफाई करे कि वो डिलीट करना चाहता है वाकई में या नहीं, तो हम उसके लिए सिंपली अपना जो है वो कोड कॉपी करें। यहाँ पे जो है हम ये सारे बूटस्ट्रैप को बंद करें, इधर से हम अपना कार्ड का ख़त्म कर देते हैं अपना, और यहाँ पे फॉर्मेट करके इधर हम इसका मॉडल चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे अब हम इसको रिफ़्रेश करें तो ये आपके पास उसने कहा है लॉन्च डेमो मॉडल। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो अब वो आपको बता देता है, यहाँ पे हम इसका टाइटल सेट कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट देना है वो हम कर सकते हैं चेंज। बटन का अगर आपने कुछ भी चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप इसके ख़ुद के कलर्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हो तो आप उसकी अलग क्लास बनाओ। अब हमें पता है कि क्लास से ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो हमारी आईडी को देता है, तो आप ये काम कर सकते हो कि अपनी आईडी में इसका कलर जो है वो डिफरेंट सेट कर सकते हो। किस तरह कि अब हमें यहाँ पे पता है कि बटन का आपके पास ये लगा हुआ है, ठीक है, और ये क्लोज बटन के लिए है। उसके अलावा ये वाला जो बटन है आपके पास, ये सेव चेंजेस का बटन है। हम कहते हैं कि इसके ऊपर बटन प्राइमरी हम नहीं लगाते, एक और उसकी क्लास अवेलेबल है, हम कहते हैं लेट्स से बटन सेकेंडरी लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो बटन सेकेंडरी अगर हम लगाते हैं इसके ऊपर तो ये देखो कि वो ग्रेइश में चला गया है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास इस तरह की मल्टीपल क्लासेस अवेलेबल हैं। आप इसके ऊपर जो है वो बटन डेंजर लेट्स से लगाते हो तो वो आपके पास यहाँ पे उसको रेड में शो कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें बटन्स की, आपके पास ये होगा कंपोनेंट, उसके अंदर उसने आपको बटन्स के ये सारे
बताया हुआ है कि हमने ये अवेलेबल क्लासेस हैं आपके पास, ये बटन प्राइमरी यूज़ करोगे तो इस तरह का बटन लग जाएगा, सेकेंडरी में इस तरह का है, सक्सेस में इस तरह का है। तो हम अगर अपने कलर्स खुद नहीं डिफाइन करना चाहते तो हम इन्हीं के बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अभी हमने नैव बार देखी थी उसको देख लेते हैं। अब नैव बार में हमने इतनी एफर्ट करके उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स किया, फिर उसके बाद हमने सेंट्रली लाइन किया, या हमने जो भी चीज़ें सेट की वहाँ पे, अब इसके जो नैव बार्स हैं उसमें से हम देख लेते हैं कि कौन सा हमारे पास ज़्यादा मोस्टली यूज़ करना चाहते हैं। लेट से हम इसको नैव बार को अप्लाई करते हैं, कंट्रोल सी किया। अब ये हमें पता है कि जो नैव बार है वो हम मेन में नहीं लिखना चाहते, वो हम कहाँ पे लिखना चाहते हैं, नैव बार का कोड हेड में, हेडर में। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे अपने पास हेडर का जो टैग है वो लिख के इसके अंदर अब हम अपना नैव का कोड लिखते हैं। ठीक है, अभी मैंने कोई भी चेंजेस नहीं की, सिंपली हम यहाँ पे जाके देखते हैं कि हमारे पास इसके ऊपर क्या चेंजेस हुई हैं। तो अभी इसको हम यहाँ पे इंस्पेक्ट को बंद करते हैं, तो अब ये देखें कि आपके पास नैव बार लग गई। ठीक है, उसके ऊपर जिसके ऊपर हम लेके जाते हैं उसका थोड़ा सा वो साइज़ बड़ा कर देता है, कि पता चल जाता है कि इस टाइम पे आपका कर्सर इसके ऊपर है। ठीक है, तो उसने आपके पास होवर का इफेक्ट लगाया होगा कोई। अब हमें ये सारी चीज़ें पता हैं ये कि क्या क्या कुछ इसके पीछे हो रहा होगा। ठीक है, तो अब इसका एक और बेनिफिट ये भी है कि ये आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव का मतलब कि आप इसको अगर यहाँ पे काम करते हो तो अब ये देखो कि आपके पास जो है वो नैव बार आपके पास इधर को चली गई है। ठीक है, तो इसका हम यहाँ से अभी के लिए जो है ना वो हम सिंपल करते हैं कि हेडर भी ख़त्म करते हैं और सिंपली नैव बार अप्लाई करते हैं। तो ये वो जो आपके पास उसकी मेन के टैग की तरफ जा रहा था वो ख़त्म हो गया। तो अब हमने सिंपल नैव बार अप्लाई की है और अब ये पूरे के पूरे के ऊपर अप्लाई हुई है। हम यहाँ से कम करते हैं, जैसे ही उसका साइज़ कंपैरेटिवली कम होता है वो आपके पास डिफरेंट व्यू में जाता है, तो वो आपके पास जो है उसको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ले जाता है। ठीक है, वरना पहले क्या था, अगर आपके पास फुल स्क्रीन है तो वो पूरा का पूरा ऊपर दिखा रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास जो है वो फ़ोन व्यू में भी ज़्यादा अच्छा चलेगा। अगर आप इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो और यहाँ पे अभी के केस में अगर हम इसको खोल लें और हम अभी कह रहे हैं कि ये आपके पास ये विंडोज़ का जो है ना वो आपके पास पेज है, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मोड में जाके चेक करने का, और यहाँ से हम इसको देख रहे हैं कि आपके पास ये किसी भी फ़ोन के अंदर अगर आपने सेम काम किया हो तो वो कैसा शो होगा। तो ये आपके पास जो है उस केस में यहाँ पे आपके पास मेन्यू ड्रॉप होगी, इधर पे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फर्दर मेन्यू आपके पास खुल जाएगी। तो अब हमें कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसमें यह है कि हमने नैव बार को इंक्लूड किया। अब हम कहते हैं कि विंडोज़ में आपके पास और तरह से खुलेगा ब्राउज़र में, और अगर आप फ़ोन व्यू में यूज़ कर रहे हो तो वो आपके पास डिफरेंट खुलेगा। इसी तरह आपके पास अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये काम करना है, होम के ऊपर डिफरेंट लिंक लगाना है, फीचर्स का नाम चेंज करके इसके ऊपर हम प्रोडक्ट्स का अपना लिंक लगा देंगे, यहाँ पे लॉगिन का लगा देंगे। अगर हम डिसेबल वाला नहीं यूज़ करना चाहते तो इसको आप अपने उसमें से कोड में से ख़त्म कर दोगे। उसके अलावा आपके पास जो है वो फर्दर अगर आप लेट से इसके अंदर सर्च बार इंक्लूड करना चाहते हो तो सिंपल ये वाला डिव हम कॉपी करते हैं, और ये डिव कॉपी करके हम अपने पास इसके अंदर फर्दर ये नैव के अंदर एंड पे ये वाला डिव डाल देते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि इससे क्या होता है आपके पास इस पे इफेक्ट। तो अब ये देखें कि आपके पास ये साथ ही सर्च का ऑप्शन भी आ रहा है, और वो जो हमने देखा था फ्लेक्स के थ्रू हम इसका आइकन भी लगाएं, इसका टेक्स्ट बॉक्स भी लिखे हैं इसके अंदर, वो जो है उसने आपको उसका प्लेस होल्डर भी दिया हुआ है, बटन भी लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी उसने करके आपको एक छोटी सी HTML का कोड दे दिया है जिसके अंदर वही है, फॉर्म लगा हुआ है, एक इनपुट का आपके पास टेक्स्ट ये सर्च का टाइप है, एक उसने जो है वो बटन सबमिट का रखा हुआ है। तो इस तरह जो है वो हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो पहले से उन्होंने बना के दी हुई हैं। और इसको अगर हम यहाँ से रिस्पॉन्सिव में चेक करें तो वो भी आपके पास जो है वो नीचे चला जाता है सर्च बार को। इसको भी अगर हम इसके अंदर लेके जाना चाहते हैं कि ये भी साथ इसके हाइड हो जाए तो उसके लिए अब हमें डिव को सिंपली उसके डिव के अंदर लेके जाना है, जो इसका डिव लगा हुआ था।
केस में जब आप इसको लेके जाते हो हाइड में, अभी नहीं लेके जा रहा, तो ये सिर्फ हमें देखना है कि कौन सा उसका हाइड का डिव लगा हुआ है, तो उसके अंदर आपके पास उसको सेट कर देगा। हम इधर ले जाते हैं इसको, यहाँ पे अब देखो कि वो जो है ये इसके साथ ही आपके पास सर्च बार भी उसके साथ हाइड हो गई है। तो इसको आप जो है वो ओपन करोगे तो फिर ओपन होगा। अगर आपका फुल व्यू है तो उस केस में आपका सर्च का भी साइज़ जो है वो बस बड़ा हो गया है। तो अब जो भी रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा बस एफर्ट करनी है, उसकी जो है अलाइनमेंट सही करनी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप उसको अपडेट कर सकते हो। बाकी आप इसको एक्सप्लोर करो चीज़ों को। यहाँ पे अगर आप सिर्फ ये चाहते हो कि उसका कलर, थीम कलर चेंज हो जाए, तो बीजी डार्क की आपके पास क्लास है, इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। सिर्फ हमने क्या किया, जो आपके पास मेन यहाँ पे सारी क्लासेस अप्लाई हुई हैं जिसका उन्होंने पहले से कोड लिखा हुआ है, उसके अंदर हमने एक और क्लास जो है वो ऐड की। तो अब हम जाके देखते हैं और रिफ़्रेश करते हैं, तो इफेक्ट हमारे पास कोई नहीं आया इसका। ये वाला आपके पास जो है एक और इसका थीम का भी इसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो अब जब हम इसको चेक करते हैं तो अब आपके पास जो है वो डार्क कलर में जो है वो आ गया है। थोड़ा सा आपकी यहाँ पे अलाइनमेंट जिस तरह थी वो कलर्स डिफरेंट हो गए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अब हमें एफर्ट करने की, स्टाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बूटस्ट्रैप हमारे लिए ज़्यादा इजी वे जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब जितना मैक्सिमम आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसकी चीज़ों को देखेंगे, उतने आपका जो है ये यूज़ करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब शेडोज़ हमने कल देखे थे अप्लाई करना, इसके अंदर उसने आपको डिफरेंट शेडोज़ बता दिए हुए हैं। सिंपली आपने इसका जो है वो ये वाली क्लास जिसके ऊपर भी शेडो अप्लाई करना चाहते हो, ये वाली क्लास अप्लाई करो, तो उसके मुताबिक आपका जो है वो शेडो लग जाएगा। अगर आप यहाँ पे कुछ और चेक करना चाहते हो, लेट से हम यहाँ पे टेबल्स का देखना चाहते थे, तो हम यहाँ पे टेबल्स पे चले जाते हैं। तो ये डिफरेंट टेबल्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। हम ये करते हैं कि उसका बल्कि हमने टेबल की बनाई हुई थी क्लास, उसी के ऊपर जाके अप्लाई करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका अभी हमने सिर्फ index.html पे जो है उसको अप्लाई किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास products.html है उसके ऊपर मैंने अपना बूटस्ट्रैप की फाइल को अप्लाई नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको इस पेज पे भी इंक्लूड करना है। और साथ जो सेकंड पे हमने काम किया हुआ था वो ये था कि आपने उसके स्क्रिप्ट में भी उसको ये एंड पे बॉडी के टैग बंद करने से पहले आपने यहाँ पे इसका स्क्रिप्ट भी इंक्लूड कर लेना है। ये दोनों चीज़ें इंक्लूड की। उसके बाद सिर्फ इतना सा हमने काम किया है कि उसने आपके पास जो यहाँ पे क्या काम किया, उसने आपके पास जो टेबल का टैग है उसके अंदर उसने एक एक्स्ट्रा क्लास इंक्लूड की है, जो कि टेबल क्लास की क्लास इंक्लूड की है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे अपने पास टेबल के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे जाके अपने पास इसकी index.html की जगह पे हम अपना products.html खोल लेते हैं। तो अब अगर इसको हम बंद करें तो ये देखें कि वो जो है काफ़ी अच्छा जो है आपके पास टेबल डिज़ाइन हो गया। पहले बीच में आ रहा था और वो इतना हमें अच्छा नहीं लग रहा था। अब यह है कि उसने काफ़ी स्टाइलिंग खुद ही अप्लाई कर दी है। अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या क्या स्टाइल अप्लाई हुए हैं, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो तो ये जो है ये टेबल की क्लास के अंदर ये सारे आपके पास पैडिंग कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, बॉक्स शेडो, सारा कुछ अप्लाई हुआ है। अगर हम इन सारों को अप्लाई ना करें तो आपके पास जो है वो उसी तरह का टेबल हो जाएगा जिस तरह का आपके पास बिल्कुल स्टार्टिंग में टेबल था। उसके अलावा आपके पास इसके अंदर अगर आप और देखो तो ये डिफरेंट आपके पास जो है वो सेल्स के, अगर आपने कलर चेंज करने, रोज़ के कलर चेंज करने हैं तो वो भी कर सकते हो। एक का सिंपल रखना चाहते हो, एक का चेंज करना चाहते हो, तो एक और क्लास अवेलेबल है आपके पास। एक पहली क्लास टेबल की अप्लाई की हुई है, अगली क्लास आप उसकी अप्लाई करते हो, उसकी जो है वो इफेक्ट जाके यहाँ पे देखते हो, रिफ़्रेश करते हो, तो आपके पास अब जो है हर रो में डिफरेंट कलर के साथ वो आपके पास आ रहा है। ये ऑल्टरनेट पे वो स्ट्रिप्स जो है उसने अप्लाई कर दी हैं।
ठीक है, तो ये जो है जितना इसको एक्सप्लोर करोगे, जितनी चीज़ों को जो है वो आप यूज़ करोगे, वो सारा आप बटन्स के हमने देख लिए हुए थे। इसी तरह जो मोस्टली चीज़ें जो हमने यहाँ पे देखी हैं रेडियो बटन्स के लिए, आप उसके मुताबिक चीज़ें सेट कर सकते हो। बाकी एक और जो हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे, वो हमने 4 इमेजेस रखे इसलिए थे कि हम इसका यहाँ पे कैरोसेल जो है वो उसकी क्लास अप्लाई कर लें। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है वो आपके पास इस तरह का स्लाइडर लग जाता है जिसके थ्रू आप जो है वो डिफरेंट इमेजेस जो है वो देख सकते हो। तो मल्टीपल उसके हैं, किसी में स्लाइडर के नीचे वो ये आपके पास भी ऑप्शन दे रहा होता है। ठीक है, तो हम ये वाली क्लास जो है वो अपने पास कॉपी करते हैं, इधर से सारा डाटा इसका जो है वो उठाते हैं, और इधर अपने पास जो index.html की फ़ाइल थी इसी के ऊपर जाके अप्लाई कर लेते हैं। नैव बार को भी ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पे हमने सिंपली उसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के साथ हम यहाँ पे सोर्स चेंज कर देते हैं, क्योंकि अगर हम सोर्स नहीं देंगे तो इमेज जो है वो आपके पास नहीं चलेगी। तो इमेजेस के फोल्डर के अंदर जो हमारी इमेजेस थी उनको सारों को हम कॉपी करके 1 बाय 1 इधर अप्लाई कर लेते हैं। इसकी जो नंबरिंग्स थी वो डिफरेंट इमेजेस के लिए हम सेट कर लेते हैं। अब हम इसको जाके चेक करते हैं। यहाँ पे अपने पास ये था हमारा index.html का पेज। तो अब ये देखें कि उसकी जो है उसने इमेज सेट कर दिया है, नीचे आपके पास ये ऑप्शन भी आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो अगले इमेज पे भी चला जाता है। लेकिन अब सिर्फ मसला ये है कि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अब हमें इसके साइज़ को सिर्फ एडजस्ट करना है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम अपनी भी कुछ ना कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप ये काम कर सकते हो कि आप यहाँ पे एक डिव का फर्दर टैग लगाओ, क्लोजिंग टैग आप इसका यहाँ से बाहर लगाओ, और इसके ऊपर आप अपनी क्लास अप्लाई करना चाहते हो तो अपनी क्लास अप्लाई कर दो। उसी तरह हम करते हैं कि यहाँ पे अपनी क्लास के ऊपर क्या देते हैं, और हमारा जो है हम इमेजेस का करना चाह रहे हैं। ठीक है, इमेजेस की पहले से हमारे पास क्लास अवेलेबल है, तो हम इमेज स्लाइडर की अपने पास एक क्लास बना लेते हैं, और उसमें हम कहते हैं कि आपके पास जो विड्थ है वो हम कह देते हैं लेट्स से 500 पिक्सल्स हो, और उसकी हाइट जो है वो हम कहते हैं कंपैरेटिवली आपके पास थोड़ी सी कम हो तो 400 पिक्सल्स कर देते हैं। सिर्फ इतना सा हमने एक क्लास के अंदर अपना कोड लिखा, और हम कहते हैं कि इस डिव के ऊपर हम ये वाली क्लास अपने पास अप्लाई कर देते हैं। अब हम जाके देखते हैं तो आपके पास जो है उसने ओवरऑल उसकी विड्थ जो है वो 500 और जो हाइट है उसने कम कर दी। अब आपका स्लाइडर जो है वो सिर्फ इतनी सी जगह पे अप्लाई हो रहा है। तो अब जो आपके इमेजेस का खुद का साइज़ है वो किसी का बड़ा है किसी का छोटा है, तो इस वजह से जो है वो आपके पास ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप कंसिस्टेंट करने के लिए यहाँ पे जितने भी आपके पास इमेजेस अप्लाई हुए थे यहाँ पे जो हमने इमेजेस सेट किए हैं इन सब की जो है इसके ऊपर आप विड्थ और हाइट सबकी सेम कर दो, तो फिर आपका जो है ये अलाइनमेंट भी सही हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा बच्चों, अब जो है ना हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देख ली हैं। हमने ये देख लिया है, ये थोड़ा सा है कि अगर आप उसका ऑनलाइन करना चाहते हो, अभी हमने ऑनलाइन इंक्लूड नहीं किया, हमने फाइल्स खुद डाउनलोड करके इंक्लूड कर लिया। वो ज़्यादा बेटर होता है कि आपके पास जो है प्रोजेक्ट के अंदर ही सारी फाइल्स पड़ी हों। ठीक है, तो ये हमने बताया था कि ये डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है। अगर आपने बूटस्ट्रैप इंक्लूड ना की हो तो आपके पास इस तरह का स्टाइल आता है, अगर आपने बूटस्ट्रैप इंक्लूड कर दी हुई है तो इस तरह का स्टाइल आता है। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स, क्योंकि हमने देखा था कि उसने स्टैटिक लगा के भी स्टाइल्स अप्लाई किए हुए थे, तो ये उसके कुछ बूटस्ट्रैप इंक्लूड करने के साथ ही स्टाइल्स चेंज हो जाते हैं। फिर ये हमने प्री डिफाइंड इसकी क्लासेस देख ली। ये आपके पास कंटेनर फ्लूइड की क्लास है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं कि अगर हम सिंपली यहाँ पे ये करें, ये सारा ख़त्म करते हैं अपने पास डिव, और यहाँ पे हम एक डिव लगाते हैं अपने पास सिंपली, और इसके डिव का हम यहाँ पे क्लास इंक्लूड कर देते हैं अपने पास कंटेनर, और साथ हम क्या करते हैं थोड़ा सा स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं, और स्टाइल में हम इसका
सिर्फ बॉर्डर सेट कर लेते हैं। बॉर्डर में हमें 3 चीज़ें देनी होती हैं। एक, हम उसका बॉर्डर का सबसे पहले साइज़ देते हैं कि कितना आपके पास बॉर्डर होना चाहिए। सेकंड पे आपने जो है वो उसको बताना है कि बॉर्डर आपके पास सॉलिड है। थर्ड पे आपने उसको बताना है कि उसका कलर क्या होगा। तो शुरू में हम BR का टैग भी दे देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा नीचे करके नज़र आ जाए। तो ये सिर्फ मैंने एक छोटा सा डिव बनाया है, उसके ऊपर मैंने कंटेनर की बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई की है। तो अब हम जाके जब देखते हैं तो उसने क्या किया है, ये आपके पास ये इतना डिव उसने कंसिडर किया है और साइडों पे जो उसके मार्जिन थे इससे बाहर वाली जगह वो उसने सारी छोड़ दी है। तो अगर आप यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड की क्लास अप्लाई करते हो तो वो क्या करेगा, आपके पास यहाँ पे वो साइडों वाले जो उसने मार्जिन्स दिए थे उनको भी ख़त्म कर देगा। तो अब जो भी इसके अंदर आप डिव के अंदर कंटेनर लगाओगे वो सारा बिल्कुल यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। आप जौन सा भी कंटेनर अप्लाई करते हो इसके अंदर, अब आपने इस डिव के अंदर अगर कंटेनर के डिव के अंदर फर्दर डिव्स लगाने हैं तो वो आप लगाओ। अंदर आप जौन सा मर्जी अपना जो कंपोनेंट है वो बीच में रखते जाओ। अगर आप कहते हो लेट से आपने हेडिंग का टैग दिया, इसका क्लोजिंग हेडिंग आ गया, देखते हैं। तो अब वो क्या करेगा आपके पास, क्योंकि हमने कंटेनर लगाया हुआ है तो साइड पे उसने मार्जिन छोड़ना ही छोड़ना है। अब अगर हम कंटेनर की जगह कंटेनर फ्लूइड करते हैं तो वो क्या करेगा, आपके पास मार्जिन नहीं छोड़ेगा और बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है वो आपका स्टार्ट करेगा। अब अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास रिस्पॉन्सिव है कि जिस तरह आप उसको छोटा करते जा रहे हो उसके साइज आपके छोटे होते जाएंगे। मैम ये बताइएगा कि ये अलग क्यों होता है कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड से? तो उससे हमने सिर्फ ये है कि अगर आपने मार्जिन किसी के ऊपर अप्लाई करना है किसी पे नहीं करना तो वो आपके ऊपर है कि अगर आप कहते हो सिंपल कंटेनर की क्लास है तो वो आपका उसके ऊपर मार्जिन ऑलरेडी अप्लाइड है। या तो इसके अंदर आप जो भी कंपोनेंट दोगे वो बाहर वाला आपका मार्जिन जो है वो उसके ऊपर हमेशा लगा हुआ आएगा। ठीक है, तो अब ये देखो जितना मैं छोटा कर रही हूँ यहाँ तक वो आपका मार्जिन जो है वो इंक्लूड कर रहा है। ज़्यादा छोटा करेंगे तो फिर उसने मार्जिन जो है वो आपका ख़त्म कर दिया है। तो ये उसने पीछे उसमें स्टाइलिंग में अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका बड़ा साइज़ है इसका मतलब है कि आपके लार्ज लैपटॉप्स पे है, मोबाइल स्क्रीन पे नहीं है, तो मार्जिन ज़्यादा होगा। अगर हम लेट से कहते हैं कि वो फ़ोन स्क्रीन के ऊपर है तो फिर उसका मार्जिन वो नहीं इंक्लूड करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? सही हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास जितना उसको एक्सप्लोर करोगे क्लासेस को, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा ओवरवेलम हो गया कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन ये कि जब आप इसको गो थ्रू कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो फिर आपको जो है वो पता चल जाएगा कि इस तरह की कुछ कौन सी चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक हो गया। अब जो इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास वो है आपके पास यहाँ पे, ये हमने सारी मोस्टली क्लासेस देख ली हैं। आप इनको ऊपर क्लिक करोगे ये लिंक्स सारे लगे हुए हैं, आपको डायरेक्ट उसके बूटस्ट्रैप के उस पेज के ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ से भी आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी अब जो इसका सबसे बूटस्ट्रैप का फ़ायदा है वो हमारे पास है ग्रिड सिस्टम इसका। तो ग्रिड सिस्टम जो है वो क्या करता है कि वो आपका जो पूरी विंडो है उसको वो ग्रिड के अंदर डिवाइड कर देता है। ग्रिड का मतलब हम कहते हैं कि कुछ रोज़ हैं, कुछ आपके पास कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे जो है ग्रिड कंटेनर के अंदर आपके पास ये सारे, ये एक रो है, ये सारे आपके पास इसके कॉलम्स हैं। तो ग्रिड सिस्टम क्या करता है, ओवरऑल आपके पास इसको 12 कॉलम्स के अंदर जो है वो आपकी ब्राउज़र विंडो को डिवाइड करता है। तो उसके मुताबिक फिर हम जो है अगर अलाइनमेंट अपनी करेंगे तो वो हमारा जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन जो है वो वेब पेज बनेगा। अब किस तरह हमने इसको अप्लाई करना है, इसके अंदर ये जो बीच में स्पेसेस हैं उसको हम गटर बोलते हैं और सिंपल एक सेल जो है वो ग्रिड सेल हमारे पास कहलाता है। तो अप्लाई करने का तरीका जो है वो हमारे पास सिंपल सा ही है। हमने क्या करना है, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों को अपने पास ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब हमने सिर्फ एक क्लास अपनी कंटेनर की रखी हुई है। अब कंटेनर के अंदर हम रोज़ और कॉलम्स में अपने उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि अभी एक और डिव बनाते हैं, है वो हम अपनी क्लास दे देते हैं रो की, क्योंकि आपके पास एक डिव हमने बना लिया है रो का।
और इसको भी हम जो है ना वो बॉर्डर का स्टाइल दे देते हैं ताकि जो है वो हमारा पता चल जाए कि कहाँ पे हमारी जो है वो रो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैंने क्या किया है, अपने पास एक कंटेनर बनाया है और रो के अंदर चूंकि मैंने कोई डाटा नहीं डाला तो इसलिए उसने सिर्फ मुझे इतना सा दे दिया है। अब हमने क्या किया, एक कंटेनर बनाया बड़ा, उसके अंदर हमने एक रो बनाई। अब इसके अंदर आके हम 12 कॉलम्स के अंदर अपने कंटेंट को जो है वो डिवाइड करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे अपने पास एक डिव बनाती हूँ और इसका जो है वो हम क्लोजिंग टैग भी रख लेते हैं और यहाँ पे जो है वो आपके पास H1 की हम हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, और उसी तरह हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिख लेते हैं। तो अब इसके ऊपर हमने क्लास अप्लाई करनी है अपने पास कॉलम की। ठीक है, तो कॉलम की क्लास अप्लाई करने के लिए आपके पास जो हैं वो डिफरेंट हैं आपके पास ये वाले ऑप्शंस कि आप कौन सा कॉलम अप्लाई करना चाहते हो। अब इसके अंदर जो सिंपल कॉलम है, इसका मतलब ये है कि अगर आप ये वाली क्लास को यूज़ करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपका इसके मुताबिक सेटिंग करेगा और इससे बड़ी जितनी भी आपके पास डिवाइसेस होंगी उन सारों के ऊपर सेम जो आपने स्टाइल अप्लाई किया हुआ है वो शो होगा। अब लेट से आप इसके मुताबिक अपनी एडजस्टमेंट करते हो तो इससे बड़ी तक के सारों के लिए जो आपने एडजस्टमेंट की हुई है वो होगी, उससे जो नीचे है उसको अलाइनमेंट को वो चेंज कर देगा। अभी हम इन सारों को एक्सप्लोर करके देखते हैं तो हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने पास जो कॉलम की क्लास है कॉलम, और हमने क्या करना है साथ डैश और मैं साथ इसको भी MD के साथ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे MD लिखा और यहाँ पे मैं बताती हूँ कि मेरा ये वाला डिव कितने कॉलम्स के ऊपर आएगा। लेट्स से मैं कहती हूँ कि ये जो है एरिया लेगा मेरा डिव 3 कॉलम्स का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपने पास एक डिव को 3 कॉलम्स के लिए स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है आपके पास कि अभी उसके अंदर हम इसको यहाँ पे स्टाइल भी अप्लाई कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस डिव ने आपके पास कितना जो है वो साइज़ लिया है। तो अब हम अगर यहाँ पे देखें तो ये ओवरऑल आपका कंटेनर था, उसके अंदर आपकी जो है वो एक रो है और इस रो के अंदर उसने 3 कॉलम्स का जो है वो आपके पास जगह ली है इस डिव ने। तो अब अगर मैं एक और डिव बनाती हूँ और उसको लेट्स से मैं कह देती हूँ कि मेरे पास बाकी जो है वो 9 कॉलम्स बचे हैं, तो मैं बाकी ये वाला जो सेकंड डिव बनाया है उसको मैं देती हूँ 9 कॉलम्स की जगह। ठीक है, तो अब क्या होगा कि बाकी सारे के ऊपर आपके पास वो जो है कंटेनर जो है वो 9 कॉलम्स के ऊपर लग गया है। ठीक है, तो अब अगर आप इसको जो है वो कम करना चाहते हो, आप कहते हो इसको फर्दर 3 के ऊपर रखते हैं, तो अब ये वाला जो डिव है आपके पास ये 3 कॉलम्स फर्दर लेगा। ठीक है, तो अब ये जो MD के लिए हमने अप्लाई किया है इसका मतलब ये है कि जो आपके पास मीडियम डिवाइसेस हैं उन सारों के ऊपर जो ये 768 पिक्सल्स से ऊपर तक है उन सब के लिए ये वाला साइज़ अप्लाई कर दिया है। अब अगर हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो है इससे छोटी वाली डिवाइसेस होंगी तो उसके लिए ये कैसे काम करेगा, तो हम इसको जो है वो अपने पास कम करके देखते हैं। तो जैसे ही हम इसको कम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसने क्या किया, जब ज़्यादा छोटी के ऊपर गया तो उसने एक एक रो दोनों को दे दी है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास एडजस्टमेंट क्या हुई, हमने कहा था कि जो आपके पास मीडियम डिवाइसेस हैं, यहाँ पे जो आपके पास मीडियम डिवाइसेस इससे ऊपर तक की जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सारों के लिए स्टाइल सेम रहा, क्योंकि हमने कहा था कि 3 इंटू वो आपके पास 3 का कर दे। उससे नीचे वालों के लिए सबके लिए उसने क्या किया, आपके पास अलग अलग रो के अंदर जो था वो डाटा को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब ये देखो ये सबसे स्मॉल में भी वही अप्लाई होगा, मीडियम में भी वही अप्लाई होगा, लेकिन जब आपके पास जो हमने अप्लाई किया हुआ था इससे ऊपर तक के लिए सारों के लिए उसका वही स्टाइल रहेगा जो हमने कहा था जितने सेल्स में उसको डिवाइड किया था। तो अब यहाँ पे अगर हम कहें लेट से मीडियम की जगह पे हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने स्मॉल के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, तो सिंपल आपको कुछ भी नहीं अगर लगाते और आपने यहाँ पे 3 कर दिया, इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट फ़ोन है उसके अंदर भी ये वाला डिव भी आपके पास 3 कॉलम्स लेगा और ये वाला डिव भी आपके पास जो है वो 3 कॉलम्स लेगा। तो अब बड़े में सेम वही रिफ्लेक्शन है, लेकिन अगर आप इसको जो है वो छोटा करते जाते हो तो जितना मर्जी छोटा करते जाओ
उसने हर स्मॉल साइज तक के लिए भी 3-3 कॉलम्स ही लेने हैं। इस केस में वो नीचे को आपके पास जो है वो अगली रो में नहीं गया है। तो ज़बरदस्त है। इसके अलावा इसके अंदर जो है आप टोटल 12 कॉलम्स में उसने डिवाइड करना है। आप कहते हो कि यहाँ पे 3-3 के आप जो है वो 4 कॉलम्स बना लो, तो आप इस तरह का काम भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप जो है वो इसको C और यहाँ पे आप इसको जो है वो D में कर लो। अब यहाँ पे देखो तो उसने आपके पास टोटल 12 के अंदर 3-3 का साइज़ सारों को दे दिया है। अब अगर हम कहते हैं कि C को हमने ज़्यादा साइज़ देना है, D को कम देना है, B को कम देना है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके लिए जो है वो C के लिए साइज़ ज़्यादा कर दें, 5 का कर दें, और इसमें से हम जो है वो एक साइज़ माइनस कर दें। तो अब जो है वो आपका C वाला जो डिव है वो ज़्यादा साइज़ लेगा, बाकी सारे आपके जो हैं वो कम साइज़ लेंगे। तो इस तरह आप जो है जो भी आपने अपना कंटेंट प्लेस करना है, अपना जो है वो अपने हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस प्लेस करने हैं, आपने अपने सर्च बार्स प्लेस करनी है, उन सारों को इस तरह कंटेनर में डिवाइड करके, रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड करके, उसका साइज़ एडजस्ट करके। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा आपके पास ये है कि जब आप स्मॉलर विंडोज़ में जाते हो तो आप उसके मुताबिक उसको एडजस्ट कर लेते हो। अभी चूँकि हमने उसको स्मॉल में अप्लाई किया था तो इसलिए उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम जो है वो यहाँ पे अगर इसका लार्ज वाला करते हैं, LG, ये वाला अप्लाई कर लेते हैं इसके ऊपर क्लास, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लार्ज और उससे जो आपके पास एक्स्ट्रा लार्ज वाली क्लासेस हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी लैपटॉप स्क्रीन और आपकी जो डेस्कटॉप स्क्रीन्स हैं उन सारों के ऊपर यही वाला स्टाइल अप्लाई होगा। इससे नीचे वाली जैसे ही वो मीडियम साइज़ में जाएगा, साथ ही वो हर एक को एक एक रो में अलग अलग डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अभी हमने उसको क्या किया हुआ है अपने पास, ये अब हमारे पास इस टाइम पे मीडियम में है, ये लार्ज में कंसीडर हो गया है, और ये अगर हम कहते हैं तो एक्स्ट्रा लार्ज में है। एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज में साइज़ सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि हमने उसको लार्ज से ऑनवर्ड सब के लिए ये स्टाइल अप्लाई किया है। और उससे नीचे जाते जाते हैं तो जैसे ही आप मीडियम में आए हो तो उसने सारों को एक एक रो दे दिया, और फर्दर आप नीचे जितने मर्जी में जाते जाओ तो वो हर एक को एक एक रो देता जाएगा। तो ये जो है वो आपके पास ग्रिड सिस्टम जो बूटस्ट्रैप का है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये आपके पास जो आपने अपना जब वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो आप ग्रिड सिस्टम के अंदर अपने जो हैं वो टैग्स लगाओ, तो उसके मुताबिक फिर आपका जो है वो बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? मैम अगर दूसरी रो हो और उसके हम डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड करना चाहें, मतलब फर्स्ट में तो हमने 3-3 में डिवाइड किया, और हम सेकंड वाली में 6-6 में करें, 2 बनाएं, तो हो जाएंगे वो भी? हाँ बिल्कुल, ऐसे आप कर सकते हो कि यहाँ पे अपने पास एक अलग से रो बनाओ, ठीक है। ये अब हमने कहा एक रो बनाई थी हमने, उसके अंदर हमने डिफरेंट साइज अप्लाई किया हुआ है, उससे नीचे जो है वो हम एक और रो बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम जो है वो सिंपल जो स्मॉल डिवाइसेस हैं उसके लिए ऐसा कर देते हैं, ठीक है। और हम कह रहे हैं 6-6 का अप्लाई करें, तो हम 6-6 के 2 बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 6 और 6 के 2 बना लिए, और इसका जो है वो हम D के बाद E कर देते हैं, और इसको हम F कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम जो है यहाँ पे अपने पास रिफ़्रेश करके देखते हैं, और हम इसको ज़रा क्लोज़ कर देते हैं। तो अभी ये बिल्कुल उसी तरह है। हमने क्या किया है, इसके लिए जो सबसे लोएस्ट आपके पास है स्मॉल डिवाइसेस, उसके लिए भी ये वाला स्टाइल रखा हुआ है, ये हमने अपने पास लार्ज के लिए स्टाइल रखा हुआ है। तो अब जब हम इसको छोटा करते हैं तो इसने नीचे वालों को 6-6 में ही रहने दिया है, और ऊपर वालों को उसने जो है वो हमारे मुताबिक एडजस्ट कर दिया है, क्योंकि स्मॉल में हमने कहा था ये वाले छोटे हो जाएंगे। अब जब आप लार्ज की तरफ जाओगे तो फिर आपका जो साइज़ है वो 2 रोज़ में चेंज हो जाएगा। मैम ठीक है फ्लेक्स वली? बॉक्स में और ये ग्रिड में फ़र्क क्या? फ्लेक्स बॉक्स में हम क्या कर रहे थे, फ्लेक्स बॉक्स में आपके पास ना सिर्फ एक साइड पे वो ग्रो करा होता है, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ग्रिड जो है वो मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स को हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये इसका बेनिफिट है। जो आपका CSS है उसके अंदर भी ग्रिड डिस्प्ले ग्रिड अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन ये है कि हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से हमने कहा था कि जब बूटस्ट्रैप करेंगे तो एक ही दफ़ा जो है ना ग्रिड सिस्टम कर लेते हैं, तो इसके अंदर मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स को हम हैंडल कर लेते हैं।
मैम बूटस्ट्रैप वाली कोई चीज C++ और पाइथन में है? बूटस्ट्रैप वाली कोई चीज C++ और पाइथन में क्या मतलब? मैम जैसे इसमें जस्ट हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, मतलब हाँ, तो उस टाइप की कोई चीज अगर कोड कहीं से लिखा हुआ मिल जाए। वो आप लोग करते तो चैट जीपीटी से सारे कोड लिखे हुए मिलते हैं आप लोगों को? मैम वहां से नहीं उठाते हैं। वहां से सीनियर नहीं की उठाते? रेपोज भी होती है। क्या वलीद क्या कह रहे हो? मैंने कहा कि सीनियर्स की रेपोज भी होती है। हाँ, सीनियर्स की रेपोज भी होती हैं, ठीक है, तो सीनियर से भी हम कोड ले लेते होते हैं। तो अगर हमने वहाँ से कोड उठाने हो तो वहाँ से उठा लेते हैं। ये ना देखो, इसमें पता है क्या है, इसमें ये चीज़ है कि आपके पास ना कुछ उन्होंने पब्लिकली आपके पास अवेलेबल किए हुए हैं फ्रेमवर्क्स, ठीक है, आप उनकी चीज़ों को जो है वो यूज़ कर सकते हो। अभी जब हम C# करेंगे तो तब हम देखेंगे कि इस तरह की जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जो हम उसमें ऊप में जाएंगे तो उनकी अवेलेबल चीज़ों को हम यूज़ कर लेते हैं जो उन्होंने पब्लिकली लॉन्च की हुई हैं, ठीक है। तो अभी जो था हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, उसके अंदर हमने बेसिक बिल्कुल चीज़ें की थी, इसलिए हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। यस मैम, ठीक हो गया। सही हो गया। तो मैम अगर हम एक ही रो में कॉल एलजी भी देके देखें, कॉल एमडी भी देके देखें और एक्सेल भी देके देखें तो क्या होता है? ठीक है, हम ये करते हैं कि यहाँ पे अपने पास इसको LG भी दे देते हैं और हम साथ इसको यहाँ पे डिफरेंट कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम स्मॉल में ले जाते हैं, ठीक है। लार्ज के लिए अप्लाई कर दिया और हमने नहीं स्मॉल मैम, के लिए, ये नहीं, जो इससे अगला डिव है बी वाला, उसको अगर एमडी करे। अच्छा, इसमें आप कह रहे हो इसमें हम MD कर दें और इसके इसमें अंदर हम स्मॉल कर दें, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हम एक्स्ट्रा लार्ज करते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज के लिए आपको देखना पड़ेगा एक्सेल है, तो ये आपने जो है यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अब हम हर एक का स्टाइल जो है वो डिफरेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जाके देख लेते हैं कि इसका इफेक्ट कैसा आता है। रिफ्रेश एक दफ़ा कर लेते हैं कि अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो जब रिस्पॉन्सिवनेस पे सबसे देखें। रिस्पॉन्सिवनेस पे आप इसको चेक करते हैं हम, जी। ठीक है। तो अब उसने क्या किया है कि ये जो आपका D था उसको नीचे ले गया है। क्यों? क्योंकि D के लिए जो है वो हमने अपने पास ये एक्स्ट्रा लार्ज वाला लगाया है, उससे नीचे वाले सब के लिए वो एक रो पूरी कर देगा। C जो है वो तब तक नहीं नीचे लेके जाएगा जब तक कि आपका जो है वो इसमें कभी वो जो है आपके पास स्मॉल के लिए भी हमने लगाया हुआ है, तो ये कभी नीचे नहीं लेके जाएगा। MD को और लार्ज को जो है वो अब देख लेते हैं कब नीचे लेके जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास MD के लिए नीचे ले गया और ये लार्ज के लिए B को भी नीचे ले जाएगा। C को कभी नहीं लेके जाएगा, क्यों? क्योंकि C के लिए क्योंकि सी हमने वो सब, स्मॉल के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? जी मैम, ठीक। सही हो गया, ठीक है। तो अब ये जो है हमारे पास बूटस्ट्रैप CSS को जो है वो बहुत ज़्यादा आसान कर देता है हमारे लिए। तो अब हमारा जो काम है वो ये है कि आपका वही जो सेम प्रोजेक्ट आपने बनाया हुआ है, अब इसका हम आपको कोड नहीं दिखाते अभी बूटस्ट्रैप का जो हमने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन ये है कि हम इसकी आपको इसको ज़रा बंद कर देते हैं और यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाके इसका जो index.html की फाइल थी ये खोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, अब आपको ये नज़र आ रहा है कि हमने इमेजेस को उसमें कैरोसेल में अप्लाई किया हुआ है। बाकी हमने जो यहाँ पे ऊपर है अपने पास, ये अपने पास नैव बार में अप्लाई किया है। इसको हम नीचे लेके जाते हैं तो यहाँ से आपका ड्रॉप डाउन खुल जाता है, वहाँ से चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो आपका जो टेबल है वो कंपैरेटिवली आपने जो है वो उसकी बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ की हुई है। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे लॉगिन पे जाते हो तो आपका जो फॉर्म है वो भी आपके पास जो है उसके मुताबिक सेट हुआ है। तो अब आपका जो प्रोजेक्ट अपना बना रहे हो उसके ऊपर बूटस्ट्रैप अप्लाई करो तो आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी आपके पास अप्लाई करना, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। सही हो गया। तो यहाँ पे जो है वो फिर हम अपनी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास को वाइंड अप करते हैं और कल को इंशाल्लाह जो है वो हम बैक एंड के ऊपर काम शुरू करेंगे कि पहले हम अपना जो है वो कुछ पाइथन में देखेंगे अपना डेटा फ्रेम्स को, फिर उसके बाद आगे जो है वो बैक एंड लिखेंगे। फिर जो लास्ट लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर हम बैक एंड को
और अपने इस फ्रंट एंड को जो है वो करेंगे लिंक, और फिर ये वाला जो डाटा है अभी तो हमने इसमें हार्ड कोड किया हुआ है, फिर हमारा पीछे जो एक्सेल की फाइल वो आपके पास होगी, एक्सेल की या CSV की फाइल होगी, उसमें से उठ के डाटा यहाँ पे आ रहा होगा आपके पास। ये डेटाबेस भी थोड़ा बहुत कर लेंगे। नहीं डेटाबेस मतलब नहीं, हम अभी CSV में रखेंगे, ठीक है, तो डेटाबेस तक नहीं भी जाएंगे। वो सिर्फ ये है कि आपको एक दफ़ा बैक एंड फ्रंट एंड आपका जो है वो कनेक्ट हो जाए, तो फिर बेशक पीछे से डाटा CSV में आ रहा हो, बेशक डेटाबेस से आ रहा हो, वो बात की बात है। ठीक, सही हो गया। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे जो है वो हम क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज।